इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिलीज करेगा तो कार्बोकेटायन क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। सो CD3 प्लस विल बी मोर स्टेबल देन CH3 प्लस। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज प्लस आई ऑफ ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक साइड से ड्यूटेरियम रिलीज कर रहा है, दूसरे साइड से आपका ये वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। हेलो, वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही है क्या आप सभी को? रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में, सेकंड में बताइए कौन सा अच्छा होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? विच विल बी मोर स्टेबल? इसको जब आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? कैसा हो जाएगा? CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है 3 CH3 ग्रुप। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, HC होगा। इधर 9 अल्फा है, 9 तरीके से स्लाइस करेगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा अच्छा होता है? CH3 का अच्छा होता है, तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड में देखिए, अगर थर्ड में क्या होगा, थर्ड में यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आपका CH3 बेंजीन से अटैच है तो हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। बट कौन कौन से पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है? अगर बेंजीन में CH3 अटैच है, ऑर्थो या पैरा, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मेटा पे अगर CH3 अटैच है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 पैरा पे अटैच है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पे मेटा पे है तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऑर्थो एंड पैरा पे अगर CH3 है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हमें जैस करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 का ज्यादा अच्छा होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। राइट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा, कि अगर आपका मिथाइल अटैच है तो HC आपका होगा, अगर मेटा पे आपका मिथाइल अटैच है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए मेटा पे अटैच है। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था मेटा पे क्यों नहीं होता है, डायग्राम बनाया था, आप देखना थ्योरी नोट्स में होगा। ठीक है, तो CH3 अगर मेटा पे है, यहाँ पे मेटा पे, तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? नो हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे? डिसाइडिंग फैक्टर इज प्लस आई, और प्लस आई ज्यादा अच्छा किसका होता है? CD3 का। प्लस आई आपका CD3 का ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए फिफ्थ में। फिफ्थ में अगर हम देखें तो C से 3 CH3 ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स इसको हम लोग एक्सपेंड करके ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH3 CH3, और इसको भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं हम लोग CD3 CD3 CD3। बताइए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? फर्स्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं इस तरह से कर दूं, देखो डबल सिंगल, यहाँ पे क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 है। बीटा हाइड्रोजन है, जो भी है वो बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। एक बात आप ध्यान रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन में CH बॉन्ड sp3 आयोडाइज्ड कार्बन से अटैच CH बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है, और हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है CD बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इट डजंट मैटर वेदर इट इज हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। राइट, तो फर्स्ट एंड सेकंड में तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर आपका प्लस आई होगा। तो प्लस आई किसका अच्छा होता है ये आपको पता ही है, ड्यूटेरियम का ज्यादा अच्छा प्लस आई होता है। ये बात समझ में आ गया? फिफ्थ सभी को क्लियर हो गया? नो हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई ओनली, मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। सिक्स वाले में देखिए, सिक्स में मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, हम वैसे भी अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं और मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता भी नहीं, तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर प्लस आई होगा। प्लस आई के बेसिस पे डिसाइड करेंगे तो ये ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? प्लस आई के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। नो HC, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई ओनली। क्लियर है क्या?
यहाँ पे एससी को क्यों नहीं कंसीडर किया? कौन से क्वेश्चन में बोल रहे बताइए? अनम्यूट करके, अगर कोई क्वेश्चन हुआ करे तो अनम्यूट करके पूछा करो, ठीक है? बताइए क्या क्वेश्चन है? सर ये फिफ्थ क्वेश्चन है। हाँ, पहले में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा? यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन का, डबल बॉन्ड है ना, मैंने आपको क्या बताया, CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, उसके बाद आपका ऐसा होना चाहिए ना, CH3 होना चाहिए, तभी इसको अल्फा बोलते हैं ना, डबल बॉन्ड से अटैच फर्स्ट कार्बन। तो डबल बॉन्ड से अटैच फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच जो फर्स्ट कार्बन है, क्या उससे कोई हाइड्रोजन अटैच है? 0 अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है ना, ये तो सब बीटा है, और बीटा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या? नहीं होगा ना, ठीक है? डबल बॉन्ड से अटैच फर्स्ट कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में देखिए, इससे बताइए क्या ऑर्डर होगा? बताइए ऑर्डर क्या होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे अल्फा काउंट करेंगे, फर्स्ट वाले में कितने अल्फा दिख रहे हैं आपको? 3, सेकंड में कितने अल्फा है? 2, ये अल्फा ये बीटा है, ठीक है? इसमें ये अल्फा और ये बीटा होंगे, ठीक है? थर्ड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1, और फोर्थ में कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? फोर्थ में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0, मतलब फोर्थ में तो बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। मोर द नंबर ऑफ अल्फा मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बात समझ में आ रही? क्लियर? नेक्स्ट बताइए। हाँ, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे डबल स्टार लगाते हैं। नेक्स्ट वाला बताइए क्या ऑर्डर होगा? बताइए इसमें क्या ऑर्डर होगा? एक आंसर आया, बाकी स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया। 3 4 1 2, नहीं 3 4 1 2 नहीं होगा। एनी अदर आंसर? अदर स्टूडेंट बताइए। 3 1, हाँ, और बताइए आंसर। नहीं, 4 3 1 2 नहीं होगा। बताइए आंसर, बताइए 6 का आंसर बताइए जल्दी से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बताइए क्या आंसर होगा? नहीं, 4 नहीं होगा, 4 3 2 1 नहीं होगा, 4 2 नहीं, 3 4, 3 4 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 1, 3 1, हाँ 3 1 4 2, दैट्स करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? इन सभी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा।
बताइए, ये बात समझ में आ रही है सभी स्टूडेंट को? अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था बैक बॉन्डिंग का कंडीशन क्या होता है। अगर ए के पास लोन पेयर है और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या होता है, बैक बॉन्डिंग हो जाता है। और ये जो बैक बॉन्डिंग होता है, मतलब अगर सपोज किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके जस्ट साइड में कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, लाइक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो ये हाईली स्टेबल सिचुएशन होता है। दिस इज हाईली स्टेबल सिचुएशन, ये हाईली स्टेबल सिचुएशन होगा। बात समझ में आ रहे हैं? ए के पास लोन पेयर, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये हाईली स्टेबल सिचुएशन होता है, इसको बोलते हैं प्लस एम। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये कार्बन को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो कार्बन की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लिया सपोज किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके जस्ट साइड में नाइट्रोजन अटैच है जिसके पास लोन पेयर है, ये भी स्टेबल सिचुएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो ये सारे जो सिचुएशंस है, इस टाइप के सिचुएशन अगर कहीं दिख रहे हैं तो ये हाईली स्टेबल सिचुएशन होते हैं, ये हाईली स्टेबल कैटेगरी में आते हैं, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सी यहाँ पे ये वाले में बैक बॉन्डिंग होगा, फर्स्ट वाले में क्या बैक बॉन्डिंग होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट उसके साइड में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीबी बैक बॉन्डिंग होगा। क्या सेकंड में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? आप जब सेकंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप उसको घुमाओ, क्या यहाँ पे घुमाने से जंक्शन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? आप घुमाए, मान ली सपोज इसको इधर से घुमाया मैंने, तो क्या यहाँ पे जंक्शन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? मतलब जिस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या उसके जस्ट साइड में कोई पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, मतलब इससे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग। थर्ड वाले में बैक बॉन्डिंग होगा क्या? थर्ड में भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके जस्ट साइड में ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। और फोर्थ में भी आप अगर देखें तो यहाँ पे जंक्शन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है, रोटेट करने पे, तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। अब इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में से कोई एक आगे आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कौन से ज्यादा स्टेबल होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, सेकंड वाले में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो पुअर डोनर होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो बेटर डोनर होता है। तो जब डोनेट करने की बात आएगी तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में और ऑक्सीजन भी कर सकता है, बट दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। तो इसका मतलब 3 नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? वाई 3 इज मोस्ट स्टेबल? बिकॉज 3 में बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है और नाइट्रोजन एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से बहुत ही अच्छा बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद अब 1 एंड 2 एंड 4 में अगर हम देखें तो इसमें बैक बॉन्डिंग तो होना नहीं है, कोई रेजोनेंस वगैरह होगा नहीं, इसमें उल्टा इफेक्ट लगेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा बता सकते हो आप? इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का माइनस आई लगेगा और यहाँ पे सिमिलरली नाइट्रोजन भी माइनस आई लगाएगा, सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सिग्मा के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी किसकी होती है? ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा विड्रॉ करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो क्या ये अच्छी बात है कार्बोकैटायन के लिए? नहीं, ये आपका स्टेबल सिचुएशन नहीं होगा। कार्बोकैटायन के लिए तो कम से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो फोर्थ में लेस विड्रॉइंग है तो ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड में ज्यादा विड्रॉइंग है तो कम स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? मतलब यहाँ पे इंडक्टिव I1, यहाँ पे इंडक्टिव I2, और I1 और I2 में अगर हमें कंपेयर करना है तो मैं ये बोलूंगा कि I1 इज ग्रेटर देन I2, इंडक्टिव इफेक्ट फॉर फर्स्ट ग्रुप इज ग्रेटर देन सेकंड ग्रुप। ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? तो ये ऑर्डर बताया था किसी ने 3 1 4 2,
गुड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो बताइए क्या ऑर्डर होगा। बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहले तो आप इसमें नोट कर लेंगे कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कौन से कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट में अगर हम देखें तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। बताइए ऑर्डर बताइए, आंसर नहीं आ रहा है, ऑर्डर बताएंगे क्या? नहीं, ऐसा ऑर्डर नहीं होगा। फोर टू, क्या बताया आपने? 4213। ठीक, अदर स्टूडेंट्स बताइए क्या ऑर्डर होगा। देखते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट में तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सेकंड में आपका OCH3 लगा हुआ है और OCH3 बेंजीन को प्लस एम से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। और साथ में एक और इफेक्ट लगता है इसका, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माइनस है। मेटा पोजीशन, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। मेटा पोजीशन पे कभी भी प्लस एम नहीं लगता है और मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होता है, तो यहाँ पे प्लस एम तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? ओनली माइनस आई। थर्ड वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे पैरा पोजीशन है, पैरा पे आपका क्या होगा? प्लस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इंडक्टिव में इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो थर्ड वाला है, थर्ड में मैंने ऐसा बोला कि थर्ड में आपका क्वालिटी चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। देखते हैं एक बार मेटा पे क्यों नहीं हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी प्लस एम क्यों नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर क्या होगा? अल्टीमेटली रोटेट होके यहाँ पे आएगा। क्या इस जंक्शन पे नेगेटिव चार्ज आ पाएगा? बताना, जंक्शन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये रोटेट होगा इस तरह से, लोन पेयर सिंगल सिंगल, इस साइड से तो होगा नहीं, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल, तो रोटेट होके जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे आएगा। अगर रेजो स्ट्रक्चर इसका बनाए तो इस तरह से बनेगा। तो कार्बन के साइड वाले, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के साइड वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, मतलब ये OCH3 अपना प्लस एम इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा उसको। बात समझ में आ रहा है? यू कैन सी हियर। बट अगर पैरा पे होता तो, अगर ऑर्थो या पैरा पे होता तो देखते हैं कैसा सिचुएशन बनता फिर। ऑर्थो या पैरा पे होता तो यहाँ पे रिलीज करेगा, ये इधर जाएगा लोन पेयर सिंगल डबल, और यहाँ पे जाके इसको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, जैसा मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको बताया था। ये क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, जिसकी जरूरत थी उसको। बात समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा बोला आपको, नोट करके आप लिख सकते हैं, एट मेटा पोजीशन नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो मेसोमेरिक। हाइपर कॉन्जुगेशन में मेसोमेरिक नहीं होता है। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन SC एंड प्लस M और माइनस M इज पॉसिबल। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को?
तो अब बताइए ऑर्डर क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग देखें प्लस एम, जब भी प्लस एम और माइनस आई दोनों होगा तो हम लोग प्लस एम को काउंट करेंगे एक्सेप्ट हैलोजेंस। तो इसमें हम लोग ऐसा बोलेंगे इसका ओवरऑल इफेक्ट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यहाँ पे कैसा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहाँ पे कैसा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये बात समझ में आ रही है। तो कार्बोकैटायन से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में, अब देखिए यहाँ पे इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का जो पावर होता है, सबसे पहले बताइए मुझे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड लीस्ट स्टेबल होगा। क्या आप एग्री कर रहे हैं, थर्ड लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें तो विड्रॉइंग लग रहा है, ठीक है। और फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए फर्स्ट आपका इसके पहले आ गया। अब हमें बात यह कि सेकंड और फोर्थ में पहले कौन आएगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो जब प्लस एम की बात होती है तो प्लस एम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सेम लगता है। मतलब प्लस एम का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब OCH3 जितना प्लस एम से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना ही मैग्नीट्यूड से पैरा पे भी डोनेट करता है। मतलब ऐसा आप समझिए, सपोज मान लिया OCH3 ने इस CH2 प्लस को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया प्लस एम के थ्रू 500 यूनिट से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। और इसने क्या किया, मान लिया इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया माइनस आई से, माइनस आई काफी वीक होता है, मान लिया मैंने 10 यूनिट से विड्रॉ कर लिया, तो ओवरऑल कितना किया इसने, 490 का इलेक्ट्रॉन रिलीज किया ओवरऑल, राइट। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो जो प्लस एम होता है वो जितना ऑर्थो पे होता है उतना ही पैरा पे होता है, कोई इसमें ऐसा डिस्टिंग्विशन नहीं होता है, ठीक है। तो पैरा पे भी प्लस एम से कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 500 यूनिट से। बट यहाँ पे जो इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे OCH से दूर है तो उतना ज्यादा माइनस साइन नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे जब विड्रॉ करेगा तो आप बोल सकते हैं ओनली 5 यूनिट से ही विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना बताइए रिलीज हुआ, लास्ट वाले में 495 हुआ ओवरऑल, राइट। इधर कितना इलेक्ट्रॉन यूनिट, कितना यूनिट इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 490। क्या ये बात समझ में आ रहा है। तो जो प्लस एम होता है जितना ऑर्थो पे होता है उतना ही पैरा पे होता है, बट इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ऑर्थो एंड पैरा पे ग्रुप लगा हुआ है और हम लोग प्लस एम से डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में हम लोग इंडक्टिव से डिसाइड करते हैं। तो बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। हाँ, मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 4 के बाद आपका आ जाएगा 2। क्या सभी स्टूडेंट को ये ऑर्डर समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्या ऑर्डर होगा। सर इंक्रीजिंग। हाँ बता दीजिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मोस्ट स्टेबल बताइए कौन सा होगा, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, मोस्ट स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल बताना। बताइए सभी स्टूडेंट, इतना लेट क्यों हो रहा है। मैंने आपको बताया, बोला था होमवर्क करने के लिए, आप इतना लेट कर रहे हैं। नहीं, 4 मोस्ट स्टेबल नहीं होगा, 4 मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। पिन से जिसने पानी नहीं पिया है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया उसको पानी देना है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या करेगा, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दे रहा है, मतलब बहुत ही वीक इफेक्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का जो पावर होता है इंडक्टिव में वो काफी वीक होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दे रहा है, मतलब वो इतना प्यासा है तो उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दे रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, इसमें क्या
ग्लास से पानी दे रहा है उसको, रेजोनेंस में बकेट से पानी दे रहा है, और इसे पूरा टैंकर से पानी दे रहा है, पूरे टैंकर से ले जाओ पूरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इतना डिफरेंस होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बात समझ में आ रहा है। सो एरोमेटिसिटी सबसे पावरफुल इफेक्ट होता है किसी भी कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए, और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है सबसे वीकर इफेक्ट होता है। बात समझ में आ गया आपको, क्लियर? बताइए, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसको जब आप डिलोकलाइज करेंगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, देन इसको डिलोकलाइज करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक बार जंक्शन पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक बार मैंने शायद बताया था ये क्वेश्चन, जंक्शन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो डिलोकलाइज होके कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ पे आ जाएगा, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ पे आ जाएगा, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ पे। तो कितने कार्बन के ऊपर डिलोकलाइजेशन होगा यहाँ पे बताइए? जैसे मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे, बाकी आप बना सकते हैं। कितने कार्बन के ऊपर डिलोकलाइजेशन होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन के ऊपर डिलोकलाइजेशन होगा। फिर यहाँ से डिलोकलाइजेशन करेंगे आप। यहाँ पे बात ध्यान देना, जैसे मान लो कोई ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन से कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें जब आप डिलोकलाइजेशन कराना होता है तो आप डिलोकलाइजेशन ऐसा कराते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे ही पॉजिटिव चार्ज आता है। जब डिलोकलाइजेशन कराते हैं मेटा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, जब आप रोटेट कराओगे मेटा पे नहीं जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर आप रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कितने पोजीशन पे आ सकता है बताइए? एक बार यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद रोटेट होके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ओनली 3 कार्बन पे डिलोकलाइजेशन होगा। यहाँ पे देखो जंक्शन पे क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाले जंक्शन पे, मतलब जिस कार्बन बॉन्ड से दोनों बेंजीन जुड़े हुए हैं, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो ये बेंजीन रिंग के अंदर नहीं जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाले बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं डिलोकलाइज होगा। और मैंने बताया था मोर द डिलोकलाइजेशन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट मींस फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। बात समझ में आ गया आपको? ओके। अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, नेक्स्ट टॉपिक आप नोट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्या मतलब होता है इसका? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, अगर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में मोस्ट स्टेबल कौन होता है? मोस्ट स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होता है? 3 डिग्री होता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया था इस तरह से। 3 डिग्री का मतलब इस तरह है, पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम। 2 डिग्री में पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन से कनेक्टेड होगा? 2 से, और 1 डिग्री में आपका 1 कार्बन से कनेक्टेड होगा। अब जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। यहाँ पे 3 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ज्यादा इसको रिलीफ मिलेगा पॉजिटिव चार्ज को। यहाँ पे 2 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 से ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री 1 से ज्यादा स्टेबल। अब मैंने आपको बताया था, सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो ये जो कार्बोकैटायंस होते हैं इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब ये ऑर्गेनिक रिएक्शन के ड्यूरिंग, किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग बीच में बनते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं, और क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो वापस से ये प्रोडक्ट बन जाते हैं।
मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के ड्यूरिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कार्बोकेटायन बनते हैं और वापस से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो मान लिया किसी रिएक्शन के ड्यूरिंग 3 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना, तो हमें पता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है, तो ये रीअरेंज होके 2 में कन्वर्ट हो सकता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है अगर पॉसिबल है तो। ऐसा क्यों हो रहा है? टू गेन स्टेबिलिटी। या फिर डायरेक्ट 1 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री में रीअरेंज हो सकता है। कैसे होता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। ये बात समझ में आ रहा है अभी? जैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज मान लिया ये कार्बोकेटायन है, यहां पे बताइए इस कार्बोकेटायन की डिग्री क्या है? इस कार्बोकेटायन की डिग्री है 1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताइए? 0 है, ठीक है। अब मान लिया सपोज, देखो एक बार से देखना कि सपोज मान लिया कोई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। जब इसका हेट्रोलिटिक फिजन होता है, मतलब जब सपोज मान लिया इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन नंबर 2 के पास चले गए, तो जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब अगर किसी भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो एक एटम के ऊपर पॉजिटिव आएगा, दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव आएगा। इतनी बात समझ में आ रही? एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है, तो इसमें क्या होगा, कुछ प्रोसेस ऐसा होगा कि अपने आप को रीअरेंज करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आप अपने आप को रीअरेंज करेगा। कैसे रीअरेंज करेगा? मान लीजिए सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 नंबर का जो मिथाइल है वो 1 नंबर पे शिफ्ट हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। मतलब 2 कार्बन नंबर 2 जो इस कार्बोकेटायन के जस्ट पास में था, एडजेसेंट था, कार्बन नंबर 2 का मिथाइल 2 से 1 की तरफ शिफ्ट हो गया स्टेबलाइज करने के लिए। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे CH3 माइनस जो है, CH3 माइनस यहाँ से 1 नंबर पे शिफ्ट हो गया। तो बताइए 2 नंबर पे कौन सा चार्ज आएगा? मान लिया बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इधर माइनस आया तो इधर प्लस आया होगा, प्लस आया होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां से आपका CH3 गया है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये CH3 माइनस जिस कार्बन पे गया है उसको क्या कर देगा, माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा, न्यूट्रल कर देगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से देखते हैं, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, इसके ऊपर माइनस आया और इधर प्लस आया। अब ये माइनस वाला यहां से इधर शिफ्ट हो गया, तो यहां से माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे पॉजिटिव रह गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर ऐसा इस तरह का प्रोसेस होगा तो अब बताइए जो कार्बोकेटायन वो कैसा हो गया, 3 डिग्री हो गया ना। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। पहले वाला ज्यादा स्टेबल था या अभी ज्यादा स्टेबल है बताइए? अभी जो कार्बोकेटायन बना है 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्शन के ड्यूरिंग जो कोई भी जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो उसमें अगर कोई कार्बोकेटायन बना तो रिएक्शन के ड्यूरिंग सपोज कोई लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो अपने आप रीअरेंज हो जाता है और रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना लेता है और एक बार मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना उसके बाद रिएजेंट अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ये जो रीअरेंजमेंट है ये अपने आप ही रिएक्शन के ड्यूरिंग होते रहते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट टू गेन स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जैसा हमने देखा 1 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। सिमिलरली मान लिया अगर कोई 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मान लिया अगर हम लोग इस तरह से देखें,
ये कार्बोकेटायन है। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है उसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री है, क्योंकि 2 कार्बन से कनेक्टेड है। एक तो हिडन हाइड्रोजन है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब 3 बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड कैसा होगा? हिडन हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये आपका 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो इसके जो एडजेसेंट वाला कार्बन है वहां से अगर मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाए 1 नंबर पे, तो क्या होगा बताना? इसको बोलेंगे हम लोग 1,2 मिथाइल शिफ्ट, जिसमें मिथाइल जो आ रहा है वो CH3 माइनस के फॉर्म में शिफ्ट हो रहा है। मिथाइल शिफ्ट 1 मिथाइल शिफ्ट 1 मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? यहां से मिथाइल गया CH3 माइनस के फॉर्म में, माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना रहा हूं। और ये मिथाइल जिधर से गया है अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन को तो न्यूट्रल कर देगा, और जहां से शिफ्ट हुआ है उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैसा हो गया? 3 डिग्री हो गया, मोर स्टेबल हो गया, पहले लेस स्टेबल था। दैट मीन्स 1 डिग्री कैन कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री and 2 degree carbocation can convert into 3 degree carbocation to gain stability. ये बात समझ में आ रहा है? कोई भी बॉन्ड आप ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला कोई डजंट मैटर। हाँ, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, इधर ब्रेक कर, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है ना। ऑल द CH3 आर सिमेट्रिकल, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बी क्या है इसके बारे में बताना है, व्हाट इज बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो H2SO4 होता है, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है मतलब ये वाटर रिमूव कर देता है। H2SO4 से क्या होगा? H+ निकलेगा, और ये H+ क्या करेगा? पहले कार्बोकेटायन बनाएगा, मतलब ये क्या था? पहले अल्कोहल था, और ये अल्कोहल को क्या करेगा? प्रोटोनेट कर देगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे यहाँ पे जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। जो OH था ना, अल्कोहल को क्या कर देगा? प्रोटोनेट कर देगा, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को H+ को डोनेट कर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। यहां तक समझ में आ रहा है? अब होता यह है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबल होता है, और ऐसे केस में एक बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। मतलब पहले स्टेप में ए क्या हो गया? ए इज दिस कार्बोकेटायन। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब इस डाइल्यूट H2SO4 ने क्या किया? अल्कोहल से OH को बाहर निकाल दिया वाटर के फॉर्म में। ये बात समझ में आ रहा है? तो ए क्या हो गया? कार्बोकेटायन हो गया। इतनी बात समझ में आ रहा है? यस और नो कुछ बोलेंगे क्या? ठीक है, वाटर निकल गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब ये Cl- है, Cl- को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है? बताना मुझे, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है? देखना Cl के पास कितने लोन पेयर है? 4 लोन पेयर है। ठीक है,
4 लोन पेयर है इसके पास, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं? लेविस बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है उस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर देगा। जैसे ही कार्बोकैटायन बना, उसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद कौन सा एल्काइल हैलाइड बनाएगा? इस टाइप का एल्काइल हैलाइड बनाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? जो कार्बोकैटायन बना उस पर Cl माइनस ने अटैक कर दिया और ये बन गया, माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बन जाता है। बहुत ही सिंपल बात, बताइए समझ में आ रहा है यहां तक? अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये माइनर प्रोडक्ट है, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। ये जो प्रोडक्ट होगा इसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट, मतलब ये माइन्यूट यील्ड में बनेगा, इसका जो यील्ड होगा वो काफी कम होगा। इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो रीअरेंजमेंट के बाद बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, ये लेस स्टेबल है। क्या ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है या नहीं, बताना मुझे। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्या होगा यहाँ पे? 1 to मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। इससे प्रॉफिट क्या होगा कि जो आपका लेस स्टेबल 1 डिग्री था वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये हो गया मोर स्टेबल, 3 डिग्री हो गया। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करे। एक पॉसिबिलिटी तो यह था कि विदाउट रीअरेंजमेंट Cl माइनस ने अटैक कर दिया, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रीअरेंजमेंट होने के बाद Cl माइनस अटैक करे। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद जब Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो प्लस माइनस मिलके यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ये दूसरी पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। आपसे पूछेगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, मतलब कौन ज्यादा परसेंटेज में बनेगा, तो रीअरेंजमेंट के बाद जो बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देना। अगर मान लिया किसी कंपाउंड में इंटरमीडिएट बन रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट, ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कार्बोकैटायन। इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकैटायन। क्योंकि क्या ये कार्बोकैटायन फाइनल प्रोडक्ट है? नहीं, ये तो बना और वापस से क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया ना एल्काइल हैलाइड। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं इंटरमीडिएट। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो किसी रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्टर और प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं और वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है? इस रिएक्शन के ड्यूरिंग बन रहा है कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसमें 2 पॉसिबिलिटी होंगे, एक बिना रीअरेंजमेंट के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे और एक रीअरेंजमेंट के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो जब भी ऐसे सिचुएशन बनते हैं तो हमेशा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट मेजर प्रोडक्ट बनाता है, और जो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो माइनर प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ये कम यील्ड में बनेगा और ये ज्यादा यील्ड में हमें मिलेगा। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका 25% आपको मिला तो ये 75% मिलेगा प्रोडक्ट। बात समझ में आया? ये 75 इसलिए बन रहा क्योंकि ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बना है। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गया आपको? तो रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है? टू गेन स्टेबिलिटी। डाइल्यूट भी होता है, डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड दोनों ही डिहाइड्रेट एजेंट होते हैं। डाइल्यूट भी वही काम करेंगे।
तो रीअरेंजमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका एल्काइल शिफ्टिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट। मान लिया किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के ड्यूरिंग ये कार्बोकैटायन बना है, अभी बताइए इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री है, ठीक है। क्या ये स्टेबल है? कैसे, क्या ये रीअरेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बट ये बात ध्यान देना कि रीअरेंजमेंट में जो साइड वाला एटम होता है वही रीअरेंज होता है। मतलब कार्बोकैटायन को 1 नंबर मानेंगे और इसका जो एडजेसेंट एटम है 2 नंबर से ही कोई एक ग्रुप शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे 3 टाइप के ग्रुप शिफ्ट हो सकते हैं। मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल भी शिफ्ट हो सकता है, या हाइड्राइड भी शिफ्ट हो सकता है H माइनस के फॉर्म में। तीनों ही देख लेते हैं। मान लिया सपोज आपका 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? TH। मिथाइल शिफ्ट हुआ तो ये जाएगा PH, और यहाँ पे हो जाएगा CH प्लस CH2 CH3। ये बात समझ में आ रहा है? ये CH3 इधर आ गया तो CH2 और CH3 के बीच में बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मान लिया हाइड्राइड शिफ्ट हो गया H माइनस के फॉर्म में, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर हुआ है, अगर ये H माइनस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये माइनस प्लस मिलके ये तो क्या हो जाएगा? CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? बताना, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है कि 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग भी हो जाए, मतलब जो पीएच ग्रुप है पीएच ग्रुप शिफ्ट हो जाए। अगर पीएच ग्रुप शिफ्ट होगा तो जगह CH3 CH प्लस CH2 PH। अब कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन कार्बोकैटायन कौन से ज्यादा स्टेबल है। इन तीनों में से कौन से ज्यादा स्टेबल है बताइए मुझे। मैक्सिमम स्टेबल कौन है? जब हमने हाइड्राइड शिफ्टिंग किया है, जब हमने हाइड्राइड शिफ्टिंग किया है तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, इजंट इट? ये मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रॉफिट ये है कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में पीएच है। मतलब ये कैसा सिचुएशन हो गया? रेजोनेंस वाला सिचुएशन हो गया। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा, और 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। और दूसरी बात ये कि ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है, और ये 2 डिग्री, ऐसा भी देख सकते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस का भी प्रॉफिट मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का भी प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे केस में किस टाइप की शिफ्टिंग होगी? फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा, सेकंड वाली शिफ्टिंग होगी, मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो ऐसे केस में जब हमारे पास वैरायटी होती है, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, इसको बोलते हैं एराइल, इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं, एराइल। एराइल भी हो सकता है, तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर केस में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। और दूसरी ये भी बात है कि जो हाइड्रोजन होता है वो स्मॉल होता है, तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है काफी ज्यादा होता है। मतलब जब माइग्रेट करना होगा तो स्मॉल एटम ज्यादा इजीली माइग्रेट करता है, जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो उतना इजीली माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। तो पीएच CH3 और हाइड्रोजन में जो सबसे स्मॉल है उसका रेट ऑफ माइग्रेशन सबसे ज्यादा होगा। देयर इज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो इस केस में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और जो आपका कार्बोकैटायन बनेगा वो 1 डिग्री से 3 डिग्री बन जाए, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो गया। क्या ये बात समझ में आ गया सभी को? ग्रुप शिफ्टिंग क्या होता है? क्लियर हो गया? ओके। अब आप, हाँ, डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन विल बी मोर।
नहीं, देखो इसमें दोनों ही चीजें हम लोग देखते हैं। डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन विल मोर मैटर और रेजोनेंस ज्यादा मैटर करता है, बट जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बट कभी कभी एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाता है तो हम लोग रेजोनेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्या आप देख लो मुझे एक बात सिंपल सी बताना, क्या थर्ड वाले में रेजोनेंस हो रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, पीएच इधर है, थर्ड में तो बिल्कुल नहीं होगा रेजोनेंस, मतलब थर्ड तो इसको हटा दो आप। हमारा जो इन दोनों में हमें सेलेक्ट करना कि कौन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे अगर हम देखें रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, इसमें केवल 2 अल्फा है और यहाँ पे कितने अल्फा है? 6 अल्फा है। तो जब रेजोनेंस सेम हो गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो डिग्री को भी देखते हैं, बट ज्यादा प्रेफरेंस आप देना कि इंडिविजुअली आप देखो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें ज्यादा हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जनरली डिग्री को बोल देते हैं कि 3 डिग्री हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, बट कभी कभी उसमें एक्सेप्शन आ जाता है। जब इस तरह से आप देखेंगे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडिविजुअली देखेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अब एक क्वेश्चन लिखना, राइट वन क्वेश्चन। इसका आपको रीअरेंजमेंट कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है और बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। सभी स्टूडेंट बताइए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको 1 मानेंगे, इधर 2 मानेंगे, इधर 2 मानेंगे, 2 और 2 डैश मान लेते हैं। मतलब कार्बोकैटायन के साइड वाला एटम से जो ग्रुप अटैच है वही माइग्रेट करता है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है बता सकते हैं आप? 2 पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है टोटल। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे जाना चाहिए? मुझे लगता है 2 डैश पे जाना ज्यादा जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर 2 डैश पे जाएगा तो इसको रेजोनेंस का प्रॉफिट मिलेगा। सी यहाँ पे पीएच लगा हुआ है, 2 डैश पे जाएगा तो इसको रेजोनेंस का प्रॉफिट मिलेगा, ये स्टेबल होता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो अगर 2 पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो 2 नंबर पे हाइड्रोजन है तो क्या होगा, शिफ्ट होगा 1,2 डैश हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और 1,2 डैश हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, PH CH प्लस, ये बन जाएगा CH2 CH CH3 CH3। क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? ऐसा बनेगा। अगर मान लिया यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होता, अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता तो ये बनता PH CH2 CH2, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, इधर गया, तो यहाँ पे तो न्यूट्रल कर देगा और जहां से हाइड्रोजन गया उधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये बनेगा। बात समझ में आ गया आपको? क्लियर है? क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे देखो रेजोनेंस का प्रॉफिट मिलेगा ना, पीएच लगा हुआ है ना, पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा पीएच के साथ, पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, दिखा या नहीं? नहीं दिखा। रेजोनेंस करेगा नहीं? क्या यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? क्या यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज इस पीएच के साथ रेजोनेंस में है? इतनी दूर से रेजोनेंस होगा? बता। नहीं, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। यहाँ पे ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का भी प्रॉफिट हो रहा है इसको।
जिसमें रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? फिनाइल शिफ्ट नहीं होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा, फिनाइल कैसे शिफ्ट हो जाएगा? फिनाइल तो थर्ड नंबर पे है ना, मैंने बताया 1-2 शिफ्ट होता है सिर्फ एडजेसेंट वाला, मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से जो ग्रुप अटैच है, अगर फिनाइल ही शिफ्ट हो गया तो फिर रेजोनेंस कैसे हो पाएगा? फिर फिनाइल शिफ्ट हो गया तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। चलो, फिनाइल शिफ्ट करा दिए, तो फिनाइल शिफ्ट करा दिया तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे CH2 बन गया, ये न्यूट्रल हो गया, और ये जगह CH3 ये क्या हो गया? ये तो पहले से भी खराब हो गया, पहले तो 2 डिग्री था, अभी 1 डिग्री हो गया। ऐसे ही करोगे आप? हाँ, मतलब मोर स्टेबल से भी लेस स्टेबल बना दिया आपने। कभी भी 1 से 2 जाएगा, 1 से 3 जाएगा, 2 से 3 जाएगा। क्या अगर कोई 3 डिग्री है या 2 डिग्री है तो क्या वो 1 डिग्री में जाएगा? मतलब मोर स्टेबल लेस स्टेबल में जाएगा, इसीलिए रिअरेंजमेंट हो रहा है क्या? फिर तो कोई प्रॉफिट नहीं है, मतलब ये वाली सिचुएशन नहीं होगी, ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? 2 पॉसिबिलिटी मतलब क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, उसका एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, हाँ अभी एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है सर, मतलब अभी- यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है ना, एक बार 1-2 हाँ। डैश वाला शिफ्ट होगा या फिर 1-2 वाला शिफ्ट हो सकता है, राइट? हम्म। हाँ सर, बस इतना ही डाउट। आगे समझे? अब एक और क्वेश्चन लिखिए, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके बताइए आप क्या बनेगा। रीअरेंज कराइए सभी स्टूडेंट। इसको 1 माना, इधर 2 हो गया, यहाँ पे 2 डैश हो गया। तो जनरली हाइड्रोजन शिफ्ट होता है क्योंकि हाइड्रोजन स्मॉल होता है, इजीली माइग्रेट करता है। तो यहाँ पे भी 2 केस बनेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट करा के यहाँ पे 2 केस बनेंगे। एक बार आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो ये बनेगा आपका। ये समझ में आ रही बात? मतलब यहां से क्या हो गया, देखो इधर आप, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, CH2 बन गया। ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? अब दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस हो सकता है कि 1,2 डैश हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, 1,2 डैश H माइनस शिफ्ट। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बताइए आप, 1,2 या 1,2 डैश? तो आंसर ये है कि सेकंड वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट साइड में यहाँ पे क्या है, प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है। तो प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा या नहीं? देखो यहाँ पे करेगा इलेक्ट्रॉन सप्लाई, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके कार्बन कैटायन को स्टेबलाइज करेगा।
क्योंकि OH एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। बट इधर देखो, यहाँ पे देखो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इधर कौन सा ग्रुप लगा है? बहुत ही गड़बड़ बात है, ये तो -M है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। मतलब पहले से ही उसके पास तंगी थी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया। तो क्या ये वाले कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज आना पसंद करेगा? नहीं, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इसके साइड में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा इसका। पहले से ही उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है पॉजिटिव चार्ज में। इसका मतलब यहाँ पे जब भी इसका शिफ्टिंग होगा तो ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना पसंद करेगा, क्योंकि इसको +M का प्रॉफिट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया 2' पे, तो CHO विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इसको अनस्टेबल कर देगा। दिस इज अनस्टेबल। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के पास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पास कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता है, उधर ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं बनाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट आप ऐसा कर लीजिए। इसको रीअरेंज करके बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट इसको इस तरह से भी कर लीजिए, एक और इस तरह पे लिख देता हूँ। बताइए रीअरेंज होके क्या प्रोडक्ट बनेगा। सभी स्टूडेंट रफ नोटबुक में सॉल्व कीजिए। अभी जो कार्बोकेटायन है उसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री है। यहाँ पे कोई हिडन हाइड्रोजन दिख रहा है 2 नंबर पे? 2 नंबर पे कोई हिडन हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है? तो ये H- के फॉर्म में यहाँ से निकल के इधर गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ गया, ये CH3 बन गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी कैसा हो गया? 3 डिग्री हो गया। पहले लेस स्टेबल था, अभी मोर स्टेबल हो गया। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट में कैसे होगा? टुवर्ड्स नाइट्रोजन और टुवर्ड्स ऑक्सीजन? नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन एक बेटा डोनर होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इधर शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें कौन सा प्रॉफिट मिल रहा है? कौन सा प्रॉफिट मिल रहा है बता दो? बैक बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और इसको स्टेबलाइज कर देगा। इसको +M इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको +M भी बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग को +M भी बोलते हैं। बताया था ना मैंने, बात समझ में आ रहा है? मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। ये आपका मोर स्टेबल है। नेक्स्ट सपोज मान लिया इस तरह से,
इसमें रीअरेंज करके बताइए किस तरह होगा रीअरेंजमेंट। सभी स्टूडेंट कौन से रिंग में रीअरेंजमेंट होगा? आप नोट से बनाइए सभी स्टूडेंट। बताइए, ड्रॉ कर लिया? तो देखो यहाँ पे 3 केसेस है। इस पॉजिटिव चार्ज ये 1 है, यहाँ पे 2, इधर आपका 2 डैश, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 2 डबल डैश, मतलब 2 नंबर पे ही होता है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों को बना लेते हैं। अगर आपका 1 2 शिफ्ट हो रहा है, 1 2 H माइनस शिफ्ट हो रहा है, तो क्या बनेगा? इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या मिलेगा? बैक बॉन्डिंग का प्रॉफिट मिलेगा, बीबी। बट यहाँ पे दिक्कत एक है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर सीओ के साथ भी एंगेज है, मतलब 50% सीओ के साथ जाएगा और 50% ही कार्बोकैटायन को डोनेट कर पाएगा। क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर 100% अवेलेबल है सेकंड ऑर्बिटल पे जाने के लिए? नहीं, एक दिक्कत है, उसको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दूसरे वाले में देखते हैं, अगर 1 2 डैश होगा तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 1 2 डबल डैश में देखते हैं, 1 2 डबल डैश में क्या प्रॉफिट होगा, बना लेते हैं यहाँ। इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, बैक बॉन्डिंग होगा। बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 100% ऑक्सीजन का लोन पेयर अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन ज्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ये ऑक्सीजन या फिर ये नाइट्रोजन? अब नाइट्रोजन 50-50 डाइवर्ट हो चुका है इधर, और यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा 100% डोनेट करने के लिए तैयार है। बट ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इंडक्टिव से भी ड्रॉप करेगा, मतलब ये डोनेट करने के लिए प्लस एम से डोनेट करेगा। ऑक्सीजन के कौन कौन से इफेक्ट होंगे अगर लिखा जाए तो प्लस एम और माइनस आई। यहाँ पे प्लस एम होगा, बट यहाँ पे 50% ही प्लस एम हो पाएगा और माइनस आई होगा। मैंने बताया था माइनस आई तो सेकेंडरी इफेक्ट होता है ना, तो हम लोग कौन सा डोमिनेटिंग इफेक्ट देखेंगे, कौन डिसाइड करेगा? प्लस एम। प्लस एम ज्यादा अच्छा कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। सिर्फ प्लस एम देखो आप, क्योंकि 50-50 हो गया। अगर ये सीओ नहीं होता, अगर यहाँ पे सीओ नहीं होता तो ये ज्यादा स्टेबल होता। ये बात समझ में आ रहा है? अगर सीओ नहीं होता तो ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा डोनर है, बट सीओ आने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? ये मोर स्टेबल होगा, मतलब ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। अगर यहां से शिफ्ट होता, मान ली ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता, तो इसको कोई प्रॉफिट मिलता क्या? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या नाइट्रोजन तो इतना दूर है,
क्या कर पाएगा? क्या यहाँ से इतनी दूर से बैक बॉन्डिंग करेगा? नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता उसको। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड 1-2 ग्रुप शिफ्टिंग। तो ग्रुप शिफ्टिंग सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड शिफ्टिंग। इससे पहले कि हम लोग बॉन्ड शिफ्टिंग स्टार्ट करें, हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक रिंग। सपोज मान लिया एक आपका 3 मेंबर रिंग है, एक आपका 4 मेंबर रिंग है और एक आपका 5 मेंबर रिंग। 3, 4, 5। Which ring is most stable? Which ring is more stable? 3 membered ring, 4 membered ring, 5 membered ring. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हिडन हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने एंगल पे रहना पसंद करता है? 109.5। यहाँ पे उसको क्या 109.5 का एंगल मिल रहा है? इसको 60 का एंगल मिल रहा है। मतलब ये एक तरह से स्ट्रेन फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल स्ट्रेन होगा? 49.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन फील करेगा। एंगल स्ट्रेन का मतलब जब बॉन्ड एंगल काफी कम हो जाता है तो वहां पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है और इस रिपल्शन से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें 4 मेंबर रिंग साइक्लोब्यूटेन में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितने एंगल स्ट्रेन कितना फील कर रहा है बताइए? एंगल स्ट्रेन कितना है? इट शुड बी 109.5 बट इट इज एक्चुअली 90। सो हाउ मच एंगल स्ट्रेन इट इज फीलिंग? बताइए। 19.5। तो अगर आपसे पूछा जाए साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है तो आप क्या बोलेंगे? लेस एंगल स्ट्रेन मोर स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या है? लेस एंगल स्ट्रेन मतलब मोर स्टेबिलिटी। इधर क्या है? मोर एंगल स्ट्रेन मींस लेस स्टेबिलिटी। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया व्हाई साइक्लोब्यूटेन is more stable than cyclopropane because in cyclobutane there is less angle strain. अगर हम 5 मेंबर्ड रिंग की बात करें तो एंगल कितना होता है 5 मेंबर्ड रिंग में? 108 का एंगल होता है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना होगा? नेग्लिजिबल एंगल स्ट्रेन होगा। अप्रोक्सीमेटली 108 होता है। कितना हो जाएगा? 1.5 नेग्लिजिबल एंगल स्ट्रेन। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 543। यहाँ तक समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? Cyclopentane is more stable than cyclobutane. Cyclobutane is more stable than cyclopentane. इससे भी रिंग होता है 6 मेंबर रिंग। वैसे तो अगर हम 6 मेंबर रिंग में देखें तो 6 मेंबर रिंग के अंदर एंगल कितना होता है? लैग है क्या? हाँ 120 होता है। इसके लैग हो रहा है नहीं। यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्सेन ड्रॉप किया, आपको दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा होगा। साइक्लोहेक्सेन में एंगल कितना होता है? 120। तो इसमें तो एंगल स्ट्रेन बढ़ गया
बट जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, मैं यहाँ पे एक्चुअल ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। एक्चुअल ऑर्डर इज 6 membered ring is most stable, then 5, then 4, then 3. 3 membered ring is stable और 6 membered ring most stable होता है। इसका रीजन ये होता है कि जो 6 membered ring होता है, आगे चल के हम लोग आगे वाले चैप्टर जो आएंगे आपके उसको पढ़े केमिस्ट्री में, तो जो 6 membered होता है साइक्लोहेक्सेन वो प्लेनर नहीं होता है। साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली नॉन प्लेनर होता है, मतलब साइक्लोहेक्सेन के सभी एटम एक प्लेन में नहीं होते हैं। तो सभी एटम एक प्लेन में नहीं होते, ये कुछ इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है, तो उसमें मिनिमम रिपल्शन होता है, कोई भी रिपल्शन इसमें नहीं होता साइक्लोहेक्सेन के अंदर। ये 3D मॉलिक्यूल होता है साइक्लोहेक्सेन, इसका चेयर फॉर्म इस तरह से होता है। ये एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है ऐसा होता है, मतलब जो आपको दिख रहा है ना प्लेनर, एक्चुअल में प्लेनर नहीं होता, ऐसा स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सेन का। तो ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी साइक्लोहेक्सेन के अंदर मिनिमम रिपल्शन होता है, इसलिए ऑल्दो यहाँ पे एंगल ज्यादा हो गया, 109.5 के उतना क्लोज नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा स्टेबल 6 membered ring होता है, बिकॉज दिस साइक्लोहेक्सेन इज नॉन प्लेनर। तो 5, 4, 3 को हमने एंगल स्ट्रेंथ से एक्सप्लेन कर दिया और 6 वाले को नॉन प्लेनरिटी से एक्सप्लेन कर दिया। और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है साइक्लोहेक्सेन का। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि 6 membered ring इज मोस्ट स्टेबल एंड 3 membered ring इज लीस्ट स्टेबल। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं। दिस टेक्स प्लेस only when positive charge is just outside the ring. Positive charge is just outside the ring. It usually takes place in four and 5 membered rings. It usually takes place in 4 and 5 membered rings. क्या मतलब है? मतलब सपोज मान लिया कोई कार्बोकेटायन बना, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि दिस टेक्स प्लेस इन पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट आउटसाइड द रिंग। मतलब कोई 4 membered रिंग है और इसके बाहर एक इस तरह से पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी 4 है। अगर ये 5 में चला जाता तो क्या ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाता? सपोज मान लिया कुछ रीअरेंजमेंट करके ये ऐसा हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 4 से ज्यादा स्टेबल 5 membered रिंग होता है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। सपोज मान लिया कोई 5 membered रिंग है और इसके जस्ट बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। ये रिंग एक्सपेंड करके 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 वाला जो रिंग है वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंड करके एक्सपेंड हो जाएगा, और 5 membered रिंग 6 membered रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एंगल स्ट्रेंथ कम करने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? कब होगा? व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट आउटसाइड द रिंग। मतलब रिंग है, रिंग का पहले एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, फर्स्ट एटम पे। मान ले सपोज इस तरह से है, क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा? नहीं होगा। यहाँ पे 4, 5 में कन्वर्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर मान लिया ऐसा है, यहाँ पे भी आपका रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 5, 6 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन कब होता है? 4 membered रिंग और 5 membered रिंग में होता है।
इसमें क्या होता है, 4 मेंबर्ड रिंग 5 में चला जाता है और 5 मेंबर्ड रिंग 6 में चला जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। कैसे होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों होता है, टू गेन स्टेबिलिटी, टू डिक्रीज इट्स एंगल स्ट्रेन। यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको? अब कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं। सपोज मान लिया इस तरह से आपका कोई कार्बोकैटायन है, ये कोई कार्बोकैटायन है, अभी ये 4 मेंबर्ड रिंग है 4 मेंबर्ड रिंग लेस स्टेबल है। अगर ये 5 में कन्वर्ट हो जाता किसी तरह से तो ज्यादा स्टेबल हो जाता। एक बार देखते हैं 5 में कन्वर्ट हो सकता है क्या। तो इस तरह कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ये रिएक्शन के ड्यूरिंग ऐसे प्रोसेस होते रहते हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। सो 2 एंड 3 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। अब यहाँ पे बात ध्यान देना, जब भी 2 एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको क्या करना है, पॉजिटिव के जस्ट साइड में पॉजिटिव बनाना है, मतलब 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या हम लोग इसको ब्रेक करके इधर प्लस और इधर माइनस ऐसा बना सकते हैं? बताना मुझे एक बार, बना सकते हैं क्या? ठीक, अब यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3 है, 1 और 3 के बीच है, प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बन जाता है। जैसे मान लिया ए के ऊपर सपोज प्लस चार्ज है, बी के ऊपर माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि बी के ऊपर माइनस का मतलब एक लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर यूज करके ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। बता रहा हूं वो मैंने ये नहीं बोला कि ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं हो गया प्लस प्लस हो गया, हमेशा के लिए प्लस प्लस ही रहेगा, नहीं। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा हुआ है और ऐसा होता भी नहीं। मैं आपको कई पार्ट में ब्रेक करके समझा रहा हूँ, अगर डायरेक्ट बना दूंगा तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए ऐसा बना है। दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, 1 और 3 के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। बताइए ये बात समझ में आ रहा है आपको? पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बन जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, बताना मुझे एक बार। देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बन गया, न्यूट्रल हो गए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ए के ऊपर प्लस बी के ऊपर माइनस, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, प्लस माइनस न्यूट्रल बॉन्ड बन गया, ठीक। अब यहाँ पे देखना पहले कैसा था ये, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब इसको ऐसा लिख दे, ऐसा लिख सकते हैं क्या रीअरेंज करके? थोड़ा सिमेट्रिकल लगेगा, अच्छा लगेगा। अब बताना मुझे पहले ज्यादा स्टेबल था जो 4 मेंबर्ड रिंग था या अभी ज्यादा स्टेबल है? यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम है 5 मेंबर्ड रिंग, ज्यादा स्टेबल होगा और इसी स्टेबिलिटी के लिए ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो इस टाइप के प्रोसेस को, मान लिया कोई ऐसा रिंग है, कोई ऐसा कार्बोकैटायन है जिस 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर है, 4 मेंबर्ड रिंग वाला कार्बोकैटायन है, तो वो अपने आप को रीअरेंज करके रिंग एक्सपेंड करके 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, सो दैट इसकी स्ट्रेन कम हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो 4 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस कार्बोकैटायन को आप रीअरेंज करके फाइनल इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है?
अरे खुद से सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? ये एक्चुअल में, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। साइक्लोपेंटेन तो ऐसा ही बनाओगे ना, सिमेट्रिकल रहेगा, हर जगह सिमेट्री होती है, तो वो तो सिमेट्रिकल ही रहेगा ना। सिमेट्री जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगा ना। घर पे आप सारी चीजें कैसे रखते हैं? फेंक देते हैं इधर उधर, वो किधर फेंक दिया, वो उधर फेंक दिया, नहीं, एक तरीके से रखते हैं। सिमेट्रिकल अच्छा लगता है, सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल बनाएंगे ना हम लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मान लिया कोई 5 मेंबर रिंग है, तो इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप? थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे आप, इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3 मानेंगे, तो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, और 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बना देंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2, 3 के बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना होता है। 1, 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना होता है, यही काम करना होता है आपको, बहुत ही सिंपल है। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाना होता है, तो 2, 3 के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर दो आप, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे आप? पॉजिटिव के साइड में पॉजिटिव बनाना है, एक प्लस और दूसरा माइनस। यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको? अब क्या कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, प्लस माइनस। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? थोड़ा सिमेट्रिकल तरीके से लिख लेते हैं, ऐसा लिखेंगे? बताना, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहां से ये वाला जो स्टेप हुआ, इसमें क्या प्रॉफिट मिला कि ये 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, एंगल स्ट्रेन कम हो गया, 6 एम्बेडिंग ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ है, कौन सा प्रोसेस हुआ है? रिंग एक्सपेंशन हुआ है, जिसको हम लोग 1,2 बॉन्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, इसको बॉन्ड शिफ्टिंग बोलते हैं। क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना, ये जो 2, 3 के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड 1, 3 के बीच में आ गया ना, मतलब यहां से बॉन्ड शिफ्ट होके 1, 3 के बीच में चला गया, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, इसलिए इसको 1, 2 बॉन्ड शिफ्टिंग ही बोलते हैं। बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। अब क्या ये मोस्ट स्टेबल है? इसके आगे भी कुछ हो सकता है, या फिर ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है? क्या ये फाइनल कार्बोकेटायन है? इसके आगे भी एक और प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे एक हिडन हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको, अभी इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री है। अगर यहाँ से 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? देखो और भी ज्यादा स्टेबल हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो 6 एम्बर्डिंग हो गया, और दूसरी यहाँ पे 3 डिग्री भी हो गया, दोनों तरफ से फायदा हो गया इसको। बात समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है और क्यों होता है, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? आज कितने लेक्चर थे आपके? आज कितने लेक्चर थे आपके, बताइए? 5? आज 5 लेक्चर थे? 5 कैसे पॉसिबल है? कॉलेज का भी था, ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको होमवर्क क्या करता हूँ, सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, ओके, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ डाउट्स, हाँ ठीक है, अब जो स्टूडेंट का डाउट है वो रहेंगे, बाकी स्टूडेंट जा सकते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट को डाउट है वो रहेंगे, बाकी स्टूडेंट जा सकते हैं। हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है।